हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मानव भूगोल के लेक्चर 2, जिसमें हम मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, विकास व इतिहास पर डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने मानव भूगोल की परिभाषा डिस्कस की थी। डिफरेंट विद्वानों ने जो भी डेफिनेशन दी है या परिभाषाएं दी है उनको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन ही मानव भूगोल का मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो विषय क्षेत्र है, और मानव और प्रकृति या मानव जो भी पृथ्वी के ऊपर जो क्रियाएं करता है उनका अध्ययन ही हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था उसके विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत हमने कहा था कि हम इसके मानव भूगोल के अंतर कल्चरल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम फिर अर्बन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ते हैं। डिफरेंट इसके अंतर्गत आपके एरियाज होते हैं, उनका हम मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों मानव भूगोल के उद्देश्य, कि मानव भूगोल के मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मानव तथा पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना, मानव प्रगति को प्रधानता देना, प्रादेशिक विविधताओं का अध्ययन करना और एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से तुलना करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मानव तथा पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना, ये हमारा टॉप मोस्ट इसका पर्पज़ रहेगा। मानव भूगोल को स्टडी करने का क्या पर्पज़ है, क्यों पढ़ रहे हैं मानव भूगोल? तो मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। फॉर एग्जांपल, एक मरुस्थल में रहने वाला व्यक्ति आपका और उसमें कैसे रेस्पॉन्ड करता है उस एनवायरनमेंट में लेके, उसमें कैसी एग्रीकल्चर करता है, कौन से उद्योग डेवलप करता है वहाँ पे, कौन सा व्यापार करता है और किस तरह से उसको उस एनवायरनमेंट में उसको कैसे अडेप्ट करता है। तो इनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल का मुख्य रूप से अध्ययन है, जिसमें मानव सेंटर में रहेगा। आपका मानव और पर्यावरण के बीच में इंटरेक्शन होगा, वो मानव सेंटर में रहेगा। भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? मानव और जो भी पृथ्वी पर जो क्रियाएं होती है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? नदी द्वारा अपर्दन क्रियाएं पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं, वेगनार की थ्योरी पढ़ते हैं, तो वेबर वगैरह की थ्योरी पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, किसमें? मानव भूगोल में। और वेगनर का सिद्धांत किसमें पढ़ेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो आप समझ पा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मानव तथा पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि मानव प्रगति को प्रधानता देना, कि मानव एनवायरनमेंट में कैसे आपका प्रोग्रेस करता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे प्रोग्रेस करता है। सपोज कि मैं कहूँ कि आज वेस्टर्न राजस्थान के अंतर्गत आज के 70-80-100 साल पहले देखें तो यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान बहुत बुरी तरह से डेजर्ट था, लेकिन मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने स्किल से यहाँ पे आपका कैनाल का डेवलपमेंट किया, और कैनाल डेवलप करने की वजह से यहाँ पे आप आज वेस्टर्न राजस्थान में एग्रीकल्चर डेवलप हो पाई। तो डेजर्ट के अंदर एग्रीकल्चर कैसे हुई? ह्यूमन प्रोग्रेस और ह्यूमन स्किल से इन्होंने यहाँ पे ये डेवलपमेंट किया। तो मैन ने और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन हुआ, और मानव ने धीरे धीरे अपनी स्किल डेवलप, अपनी प्रोग्रेस से इसमें थोड़े चेंजेस लाया और यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना। तो हम प्रदेश क्या होता है दोस्तों? एक प्रदेश, जैसे हम कहें कि जो पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान एक प्रदेश है, तो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, तो हिमालय के अंदर जो स्टेट है वो आपके पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिणी में पठारी प्रदेश है। तो इस तरह से आपका कल्चरल रीजन होते हैं, आपके फिजिकल रीजन होते हैं, आपके इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं, जो प्रदेश जिसको हम बोलते हैं। इनके अंतर्गत आपको डिफरेंट आपका सोशियो कल्चरल एनवायरमेंटल जो आपकी डाइवर्सिटी होती है या विविधता होती है, उसके आधार पे जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट होगा या जो डाइवर्सिटी रहेगी या विविधता रहेगी, उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपका जो अमेरिका में एग्रीकल्चर होती है और इंडिया में जो एग्रीकल्चर होती है, या चाइना में जो एग्रीकल्चर होती है, या इंडस्ट्री वहाँ पे जो होती है, और मैन कैसे वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो डिफरेंट जैसे मैंने 3 रीजन का नाम लिया, अमेरिकन, चाइनीज़ और इंडियन। तो आप देखो यहाँ पे तीनों में ही प्रदेशों में आपका डिफरेंट तरह से आपकी एक्टिविटीज़ की जाती है मानव द्वारा, और उन विविधताओं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो हम इन प्रादेशिक विविधताओं का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से तुलना करना। इसका मतलब है कि हम इसमें क्या करते हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं, कि एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से तुलना करना। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पश्चिमी राजस्थान की पूर्वी राजस्थान से 2 प्रदेश हो गए, या विद इन राजस्थान आप देखो हाड़ौती हो गया, ढूंढाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट आपके प्रदेश हैं, और इन प्रदेशों के अंदर क्या सोशियो कल्चरल या इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डिफरेंसेस है या डाइवर्सिटी है। तो इस तरह से हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी इसमें स्टडी करते हैं। ये भी मानव भूगोल का मुख्य रूप से उद्देश्य है या ह्यूमन ज्योग्राफी का पर्पज है।
आई होप आप ये जो मैंने 2 फिगर यहाँ पे आपके लिए लगाए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, आप ये देख पा रहे हैं। तो आप देखिए इसमें कितने डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, अर्बन, पॉपुलेशन, कल्चरल, ग्लोबलाइजेशन। वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज टॉपिक्स इन दिस ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट है आपका मानव तथा पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना, मानव प्रकृति को प्रमुखता देना, प्रादेशिक विषमताओं का अध्ययन करना, प्रदेश का दूसरे प्रदेश से तुलनात्मक अध्ययन करना। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड दिस टॉपिक्स। आई होप यू विल स्टडी बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट है दोस्तों कि अब हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का ओवर द पीरियड कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो मानव भूगोल का डेवलपमेंट आपका बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, और आज से हम नहीं, मैनो एनवायरमेंट आप देखो तो अरब भूगोलवेता, जर्मन, फ्रेंच, सभी भूगोलवेताओं ने अलग अलग टाइम पीरियड में इसका स्टडी किया है। लेकिन हम इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन काल को हम दोस्तों कहाँ से बांटते हैं? तीसरी शताब्दी के काल को प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है, प्रारंभ से लेके तीसरी शताब्दी के काल तक। इस समय तक मानव भूगोल का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ था, मतलब रैंडम स्टडी होती थी, ज़्यादा एकदम सिस्टमेटिक स्टडी नहीं थी। तो परंतु मनुष्य पर वातावरण के प्रभाव को समझा जाने लगा था। मोटे तौर पे कि जो ह्यूमन है अलग अलग ओवर द स्पेस, ओवर द ग्लोब, हम कहें कि मानव का मनुष्य पर वातावरण के प्रभाव को समझा जाने लगा था। फॉर एग्जांपल कि ट्रॉपिकल एरियाज में रहने वाले मनुष्य कैसे होते हैं, टेम्परेट में रहने वाले कैसे होते हैं, या अरब मरुस्थल में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं। तो इसमें आपका यूनान, मिस्र, चीन और भारत के लोग प्राकृतिक शक्तियों को मानने लगे तथा सूर्य, वायु, अग्नि, वर्षा, जल आदि को देवता मानकर इसकी पूजा करने लगी। इस काल में यूनान में खगोलीय विज्ञान का जन्म हो चुका था। तो आप देखिए पहले हम प्राचीन काल में क्या होता था कि अलग हमारे यहाँ पे भी क्षितिजल पावन, गगन समीरा, तो हम बोलते थे ना कि इन सभी को हम मानते थे। आज भी हमारे यहाँ पे सूर्य देव की पूजा होती है, अग्नि, वायु सबकी पूजा होती है। क्यों होती थी पूजा? क्योंकि अलग अलग जो आपकी एनवायरमेंटल फोर्सेस थी या जो भी ये शक्तियाँ हैं, इनका मानव पे डायरेक्ट इफेक्ट होता था। इसी कारण देखिए आप एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग लोग आपके स्टोन्स पहनते हैं हाथों में, अंगूठियों में। तो वो क्या था, लोग मानते थे कि अलग अलग जो एनवायरमेंटल पावर्स है, अग्नि का, वर्षा का, जल का, इसका आपका एनवायरमेंट जो है ये ह्यूमन को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता था, और इसकी स्टडी होने लगी थी। और आपका अलग एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन होने लगा था, खगोलीय तारों का अध्ययन यूनान में होने लगा था। तो मानव भूगोल प्राचीन काल में, लेकिन इसको धीरे धीरे पढ़ा जाने लगा था। अलेक्जेंडर व थेल्स ने जलवायु तथा वनस्पति पर मानव के प्रभावों का वर्णन किया। अब देखिए दोस्तों, आज हम डिटेल में स्टडी कर पाते हैं। थॉर्नफेल्ड हो गया, आपका कोपेन हो गया, इन्होंने अलग अलग जो क्लाइमेटिक रीजन्स पे इन्होंने स्टडी किए। पहले क्या होता था, प्राचीन समय में इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पे इन्होंने जलवायु तथा वनस्पति, अब देखिए क्लाइमेट हम रेनफॉल और टेम्परेचर पढ़ते हैं, यानी जलवायु में वर्षा और तापमान पढ़ते हैं, तथा वनस्पति पर मानव के प्रभावों का वर्णन किया जाता था। तो ये तीसरी शताब्दी से पूर्व भी थेल्स व अलेक्जेंडर इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए थे, और ह्यूमन पे इसका प्रभाव समझा उन्होंने कि कैसे आपकी जलवायु और वनस्पति ह्यूमन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपके हिपोक्रेटस ने एशिया व यूरोप के लोगों की तुलना की। तो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में हमने कहा था कि इसके अंतर्गत एक रीजन के लोगों स्टडी हम क्या करते हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं एक प्रदेश के लोगों का दूसरे प्रदेश के लोगों से। तो इसमें क्या किया इन्होंने, हिपोक्रेटस ने एशिया व यूरोप के लोगों की तुलना की थी कि एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, चाइना है, इंडिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, साउथ एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है। एशियन लोग कैसे क्लाइमेटिक या इस क्लाइमेटिक कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या कैसे डेवलपमेंट किया उन्होंने, उसकी कंपेरेटिव एनालिसिस किससे किया है, तुलना किससे की है या स्टडी की है, एशिया का लोगों का यूरोप के लोगों से तुलना की है, क्योंकि वहाँ पर आपको वो टेम्परेट एरियाज में रहते हैं और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन है। तो हिपोक्रेटस ने उस टाइम स्टडी की थी। अरस्तु ने एशिया व यूरोप की तुलना करते हुए बताया कि अन्य देशों के लोग बहादुर लेकिन विचार में कमज़ोर होते हैं, किंतु एशिया के लोग वीर तथा विचारशील होते हैं। तो अरस्तु ने कहा था कि तो एशिया के लोग हैं वो बहादुर होते हैं और आपके विचारों में मजबूत होते हैं, लेकिन एशिया के लोग क्या होते हैं, वीर तथा विचारशील होते हैं। और दूसरे देशों के लोगों को उन्होंने कहा कमज़ोर है, लेकिन उनकी बुद्धि, वीरता दूसरों की दास्ता में ही कार्य करती है। तो उनका मानना था कि वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि जो एशिया के लोग हैं वो खुद डिसीजन दूसरों के अंडर में मतलब उनके दास बन के ही कार्य करते हैं।
और नेक्स्ट है आपको जो है स्ट्रेबो ने 36 ईसा पूर्व के मध्य जो भौगोलिक ज्ञान की 17 पुस्तकें लिखी स्ट्रेबो महोदय ने। और ये इस तरह से हमने प्राचीन काल पढ़ा, तो 3वीं शताब्दी तक के जो भी आपके डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर वो हमने देखा। नेक्स्ट आपका दोस्तों मध्यकाल, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है आपका अंधकार युग जिसको हम डार्क एज बोलते हैं, और सेकंड आपका खोजों का युग या पुनर्जागरण युग। तो अंधकार युग या 3वीं से 12वीं शताब्दी तक जो काल माना जाता है उसको डार्क एज के नाम से माना जाता है। इस काल में रोमन साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद ईसाई साम्राज्य का उदय हुआ। इसे ईसाइयों ने भौगोलिक खोजें की तथा भूगोल में कई योगदान दिए, पृथ्वी का स्वर्ग बताया तथा पृथ्वी की आकृति बोल के स्थान पर यह ज्ञान जुटा होने के कारण इसे अंधकार युग कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी की आकृति है वो चपटी मान के, इन्होंने इस कारण इसको क्या बोला जाता है, इसको अंधकार युग बोला जाता है। फिर 3वीं से 12वीं शताब्दी तक के जो काल को खोजें हुई थी, नो डाउट इसमें भी डेवलपमेंट हुआ था। क्रिश्चियनिटी आपकी इसमें आ गई थी सेंटर पॉइंट में, लेकिन इसमें जो पृथ्वी को इन्होंने सारा जो भी डेवलपमेंट हुआ पृथ्वी को चपटी मान के हुआ था, न कि आपकी गोल। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसमें जो डेवलपमेंट हुआ उसको अंधकार युग का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 3वीं से 12वीं शताब्दी के 12वीं से 17वीं शताब्दी का जो कालखंड है, जिसमें आपकी जितने भी आपका जो खोज हुई थी, एक्सप्लोरेशन हुआ था, उसको हमने ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी में खोजों का युग या एक्सप्लोरेशन एज कह सकते हैं। इसके अंतर्गत इस काल में अनेक नाविकों द्वारा नए देशों के मार्गों की खोज की गई थी। इसमें अलग अलग डेवलपमेंट हुए और अलग अलग देशों से आपके अलग अलग भूगोलवेता या हम कह सकते हैं कि जो भी आपके नाविक थे वो निकले। कोलंबस ने जैसे अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। इस तरह से न्यूटन ने गति के नियमों का, इदरसन ने भौगोलिक ज्ञान की पुस्तकें लिखी। लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपेंड इन दिस एरा फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 70th सेंचुरी। तो इसी के अंतर्गत देखो अलग अलग क्या हुआ कि जब डेवलपमेंट हो चुका था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुकी थी, तो अलग अलग भूगोलवेता अलग अलग मतलब दिशाओं में निकले। इन्होंने अलग अलग, जैसे कोलंबस अमेरिका पहुंच गए, वास्को डी गामा भारत पहुंचे, अलग कोई व्यापार के पर्पज से निकला, कोई किस पर्पज, कोई आपका खोज के पर्पज से निकला, अलग अलग। और फिर क्या हुआ था कि कंसंट्रेशन बहुत हो गया था, हमें यूरोप वगैरह में बहुत ज़्यादा वार वगैरह हो रही थी। इस तरह से लोग बाहर निकले अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अलग अलग जगह पहुंच गए। वास्को डी गामा भारत में मसालों के व्यापार के लिए पहुंच गए थे और धीरे धीरे फिर पूरा भारत पे अपना साम्राज्य भी जमा लिया था। न्यूटन ने गति के नियमों की खोज की, इदरसन ने भी भूगोल की पुस्तकें लिखी। इस तरह से इस प्रकार अनेक प्रकार के खोजों और विज्ञान के विकास के कारण इसे पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है, पुनर्जागरण युग कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो हम इसको और डिटेल में जब रेगुलर क्लासेस होगी तो हम इसमें और डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अभी आधुनिक युग इसका जो 3rd है उसमें हम देखते हैं कि आधुनिक युग के अंदर मानव भूगोल का नया युग या जर्मन विद्वानों ने शुरू किया था। इसे 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जर्मन वैज्ञानिकों ने मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया। इन जर्मन विद्वानों ने इमानुएल कांट, रिटर, हार्वे आदि का मुख्य योगदान है। 18वीं से 20, दोस्तों इसको 8वीं न पढ़ के 18वीं पढ़ा जाए, 18वीं से 20वीं शताब्दी तक। इन जर्मन विद्वानों में इमानुएल कांट, रिटर, हार्वे आदि मुख्य हैं। और जर्मनी के अलावा फ्रांस के विडाल डी ला ब्लास, ईसा बोमेन, जीन ब्रून्स आदि भी इसमें हैं। वर्तमान समय में मानव भूगोल की मुख्य शाखा के रूप में अब अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अभी हमने देखे कि बहुत सारे ज्योग्राफी आपकी जो डेवलप हुई है, कल्चरल ज्योग्राफी, आपका सोशल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ये सभी आपकी आधुनिक भूगोल के अंतर्गत हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी हम बहुत विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो अभी जो भी स्टडी की जाती है वो आपका मानव भूगोल के आधुनिक युग की देन मानी जाती है। और अभी और भी इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। और अभी भी जैसे अब मेडिकल ज्योग्राफी आ गई है, टूरिज्म ज्योग्राफी आ गई है, लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन ह्यूमन ज्योग्राफी स्पेशली। और आई होप you young geographers will also contribute in this Hercules task and develop the geography as a subject. I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। We will meet very soon in the next video.